कड़ाके की सर्दी में अनीता फटी साड़ी पहनकर कांपते हुए बर्तन धो रही होती है। तभी वहां अनीता की सास कुंती कांपते हुए आती है। अरे बहू, बहुत ठंड हो रही है, ज्यादा काम मत कर। चल अंदर चलकर कुछ गर्म कपड़े पहन ले, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। चल जल्दी चल। माँ जी आप चलिए, मैं आती हूँ, बस कुछ बर्तन धो लूँ फिर आती हूँ। आप तब तक गर्मा गर्म चाय चढ़ा दो। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं चलती हूँ, चाय चढ़ा दूँ। आज तो पानी बहुत ठंडा है, हाथ तो जमने को हो रहे हैं। हाय, ये ठंड मेरी जान लेकर ही रहेगी। बर्तन धोते धोते मेरे हाथ जम गए। अनीता के परिवार में सास कुंती, पति सुरेश और 2 बच्चे थे। सुरेश के कंधे पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। ऐसे ही एक दिन अनीता अपने पति सुरेश से कहती है, सुनिए जी, घर में खाने को एक अनाज का दाना नहीं है, बच्चे भूखे हैं, क्या खाएंगे? कब से मुझे कह रहे हैं कि माँ खाना खाना है। अनीता मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है और ना ही जेब में कुछ पैसा है। 30 रुपए बचे हुए हैं बस। इन्हीं पैसों में जो हो सकता है वही लाकर खिला दो, तब तक मैं कोई काम देख कर आता हूँ। मैं कह रही हूँ माँ जी की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं, आते वक्त लेते आना, वरना इतनी ठंड में माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी और मैं नहीं चाहती हमारे घर की नींव को कुछ हो। हाँ, माँ की दवाइयाँ भी तो लेकर आनी है, नहीं लाया तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। अनीता मैं एक काम करता हूँ, मैं काम पे जाता हूँ, कोई देखता हूँ कोई काम मिल जाए। और हाँ, शाम को आते समय घर का राशन और माँ की दवाइयाँ दोनों लेते आऊंगा। सुरेश अपनी बात खत्म करके काम के लिए बाहर जाने ही वाला था। तभी वहां सुरेश की माँ कुंती आती है और कहती है, अरे सुरेश बेटा, रहने दे, मुझ बुढ़िया के लिए और कितना करेगा। 3 महीनों से तो तूने घर का किराया भी नहीं दिया, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं ये वसूली राम हमें कब घर से निकाल दे। मुझे पता है माँ, अगर किराया नहीं दिया तो वो हमें घर से निकाल देंगे कि इस महीने का किराया दे दूं, ताकि हमें इस ठंड में सर छुपाने की जगह मिल जाए। हाँ बेटा, ये तूने बहुत अच्छा सोचा। तो अब इस महीने मुझ बुढ़िया की फिक्र मत कर, सर पर छत रही तो मैं और 2 दिन सुकून से रह लूंगी। माँ जी आप चिंता ना करें, मैं इनके साथ मिलकर काम करूंगी, लेकिन अपने सर से छत नहीं छीनने दूंगी। मैं वसूली राम जी से बात करती हूँ ताकि वो हमें कुछ समय दे दे, ताकि हम उनका किराया दे सके। हाँ अनीता तुम सही कह रही हो, हम दोनों अगर कमाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पैसों का जुगाड़ भी हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए काम देखता हूँ, अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? सुरेश काम में जा ही रहा होता है। तभी वहां वसूली राम आकर सुरेश को रोकते हुए कहता है, क्या बात है, मेरे घर का किराया नहीं दिया जा रहा क्या तुमसे? तुम अभी तक जिंदा हो ना, खाना तो खा रहे होगे वक्त से, मेरा किराया भी दे दो। ऐसे ही जैसे तुम खाना खाते हो ना, वैसे मैं भी खाना खाता हूँ, मुझे भी पैसों की जरूरत होती है। साहब मैं जानता हूँ बहुत दिन हो चुके हैं आपका किराया नहीं दिया हमने, लेकिन इस महीने मैं किराया दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। चिंता मुझे नहीं, अब तुम्हें करने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ तुम अब मेरा घर छोड़ दो, ताकि मैं किसी और को ये घर किराए पे दे सकूं। अब तुम मेरा घर अभी के अभी खाली करो। नहीं नहीं साहब जी, हम कहाँ जाएंगे अपनी 20 बच्चों को लेकर, और तो और हमारी माँ बीमार रहती है, हम कहाँ जा पाएंगे। आप हमें कुछ दिन का समय दे दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ठंड में हमें घर से मत निकालिए। नहीं, बहुत हो गया तुम लोगों का, मैं बहुत दिनों से तुम लोगों को देख रहा हूँ, अब बस बहुत हुआ। जब तक पैसे नहीं मांगे तो चुपचाप थे, और अब घर से निकलने की बात आई तो मोहलत मांग रहे हो। नहीं होगा, चलो निकलो मेरे घर से। वसूली राम जैसे ही घर से निकलने लगता है, वैसे ही सुरेश वसूली के पैर पकड़ लेता है, लेकिन वसूली उसे हाथ में रखी हुई छड़ी से मारता है और निकाल देता है। सभी घर के बाहर हो जाते हैं और कड़ाके की सर्दी में सभी घर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी कुंती रास्ते के किनारे बैठकर बोलती है, बेटा मुझसे अब नहीं चला जा रहा, मैं अब आगे तक नहीं चल सकती, मुझे यहीं कहीं छोड़ दे और अब तुम सब चले जाओ कहीं। नहीं माँ जी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, बस माँ जी हमें कोई रुकने का ठिकाना मिल जाए। माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने के लिए दे दो ना, मैं ये ठंड सह नहीं पा रहा हूँ। मेरे बच्चों, मुझे पता है तुम्हें ठंड लग रही है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है जिनसे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं या तुम्हारा तन ढक सकूं।
अरे मेरे बच्चों पर भी उस वसूली ने दया नहीं दिखाई। बेटा सुरेश, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा लग रहा है मेरी सांस यही निकल जाएगी। नहीं माँ, ऐसा बोलोगी तो कैसा चलेगा? हाँ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ जिससे आपको सर्दी कम लगे। अनीता, तुम माँ को संभालो। चलो कुछ दूर जाते हैं और वहाँ जाके हम बैठ जाते हैं। फिर मैं कुछ इंतजाम करता हूँ ताकि हम सब रात को सही से रह पाए। सुनिए जी, यहाँ आगे ना एक पाइपलाइन है, हम आज रात वहीं गुजारते हैं। कल सुबह हम कहीं बंदोबस्त करते हैं, बहुत ठंड हो रही है। हाँ हाँ, वहीं चलते हैं। यहाँ वहाँ भटकने से तो अच्छा है कहीं बैठ जाए ताकि किसी को सर्दी ना लगे। अनीता अपने पूरे परिवार को पाइपलाइन की तरफ ले जाती है और सभी उस पाइप के अंदर घुसकर बैठ जाते हैं। इन सभी की रात बहुत ही कठिनाई से गुजरती है और रात की कड़ाके की ठंड से कुंती की मृत्यु हो जाती है। सुबह जब अनीता उठकर देखती है, माँ जी, अरे सुनिए जी, माँ जी को पता नहीं क्या हो गया, उठ नहीं रही। माँ जी उठो ना। लगता है माँ बेहोश हो गई। हाँ, ठंड है ना ज्यादा, तो हो गई होंगी। कोई नहीं, मैं कुछ जलाने के लिए लेकर आता हूँ। आग जलाऊंगा ना तो माँ को अच्छा लगेगा, ठीक हो जाएंगी वो। नहीं माँ जी, आप हमारे बीच नहीं रही, अब हम कैसे रहेंगे? हमारे सर से बुजुर्ग का साया उठ गया, अब मैं क्या करूँगी? माँ क्या हुआ बूढ़ी दादी को? क्या हमारी बूढ़ी दादी मर गई? हाँ, और अब शायद मैं और इनकी हम भी ठंड से मर जाएंगे। फिर आप और पिताजी भी मर जाएंगे। इस ठंड में कोई नहीं बचेगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चों, हम अपने लिए घर बनवाएंगे। चलिए जी, कहीं तो हमको भी ठिकाना मिल ही जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमको माँ जी की आत्मा की शांति के लिए दाह संस्कार करना पड़ेगा। हाँ अनीता, मैं अभी किसी से मदद मांग कर आता हूँ ताकि मैं अपनी माँ का दाह संस्कार कर सकूं। सुरेश इतना बोलकर सड़क पर जाकर भीख मांगने लगता है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। और कुछ देर बाद कैसे भी करके सुरेश अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देता है। और अंतिम संस्कार के बाद जैसे ही वो कुछ दूर आगे चलकर जाता है, उसे कचरे के ढेर में एक तिरपाल मिलता है। वो उसी तिरपाल से अपना घर बनाता है। घर बनाते बनाते सुबह से रात हो जाती है और रात को ठंडी हवा चलने लगती है। तभी राजू बोलता है, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे लगता है अब मैं भी दादी की तरह मर जाऊंगा। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लग रही है। अब क्या करूं मैं अपने बच्चों के लिए? मुझसे अब नहीं देखा जाता अनीता। मेरे होते हुए मेरे बच्चे कांप रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ घास फूस ले आती हूँ और आप कुछ लकड़ियाँ ले आओ ताकि हम घर बना सके। लकड़ियाँ? वो कहाँ से लाऊंगा मैं? हाँ ठीक है, फिर भी मैं देखता हूँ कहीं से कुछ हो जाए। हाँ, मैं लेकर आता हूँ। माँ, मैं और इनकी हम दोनों आपकी मदद करेंगे। हम भी घास फूस और लकड़ियाँ सब कुछ चुनकर लाएंगे। नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों को इतनी सर्दी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम है ना, हम खुद कर लेंगे। लेकिन माँ, अगर हम भी आपकी मदद करेंगे तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा और हमको रहने के लिए घर मिल जाएगा। ठीक है, चलो तुम दोनों मेरे साथ। अब तो हम सब मिलकर सर्दी में गरीब की जुगाड़ू झोपड़ी बनाएंगे। इतनी कड़ाके की सर्दी में सुरेश लकड़ियां ढूंढकर काट रहा था। तभी वहां अनीता और बच्चे घास फूस जमा करते हैं और रास्ते में पड़ी 2 बोरियां उठाकर ले आते हैं। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार सर्दी में गरीब का जुगाड़ू झोपड़ी बनकर तैयार हो जाता है और सभी उसमें रहने लगते हैं। नायरा अपनी जेठानी संगीता के कमरे से एक चादर उठाकर ले जा रही थी। तभी संगीता उसे चादर ले जाते देख लेती है और उसे रोकते हुए बोलती है, ये चादर मैंने धो रखी है और अब तू कहाँ लेकर जा रही है? जब मैं गंदी कर दूंगी ना, उसके बाद खुद धोकर ले लियो। लेकिन अभी तो मैं ये ही लूंगी। हाथ हटा यहाँ से, वरना चादर फट जाएगी। ऐसे कैसे हटा दूं हाथ? ये चादर जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है और आपने तो बस एक ही बार धो रखी है ये चादर। लेकिन मैंने कितनी बार धोई है तब तो याद नहीं आया। तब तो बड़ी जल्दी लेकर चली जाती थी। हाँ, वो इसीलिए मैं लेकर जाती थी क्योंकि अभी तो आई हो तुम और तुम्हारे आने से पहले ये सब मैं ही करती थी। और तुमने 2 दिन क्या कर लिया? ये सोच रही हो कि घर की हुकूमत अब तुम्हारी है? अरे ये कोई नई बात नहीं है, ये रोज का ही है। साधना की बड़ी बहू संगीता और छोटी बहू नायरा दोनों आए दिन छोटी से छोटी बात पर ही
घर में झगड़ा करती ही रहती हैं और आप जो ये देख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ संगीता और नायरा की लड़ाई चल रही होती है और जोर जोर से लड़ने के कारण दोनों की आवाज घर से बाहर भी जाने लगती है। बाहर साधना अपनी पड़ोसन से बात कर रही होती है। इतने में अपनी दोनों बहुओं की आवाज सुनकर साधना गुस्से से घर में जाती है और दोनों से बोलती है, अब क्या हो गया? अब तुम दोनों ने घर को कुरुक्षेत्र क्यों बना रखा है? कौन सा पहाड़ टूट गया अब? माँ जी, दीदी को आप समझा दो। जब देखो तब मुझसे बिना बात के लड़ाई लड़ती रहती हैं। ये क्या? माँ जी, आप तो मुझे जानती हो ना, मेरा स्वभाव कितना शांत है। मैं और लड़ाई झगड़ा कर ही नहीं सकती। वो तो देवरानी जी ही हैं, एक चादर को लेकर लड़ रही हैं मेरे साथ और अब मुझे ही बोल रही हैं। ये छोटी बात है जेठानी जी, आप तो रहने ही दो। माँ जी को अच्छे से पता है कि आप कितनी ज्यादा लड़ाकू हो। पता नहीं घर की बहुएं आई हैं, दो लड़ाकू विमान आए हैं। दोनों में से कोई भी अपने मायके से एक फूटी कौड़ी नहीं लाया। दोनों लड़ाई ऐसे कर रही है जैसे ये सब इनके मायके से मिला हो। माँ जी, मुझे तो पता ही है आपकी चहेती बहू जेठानी है, इसलिए आप कुछ नहीं बोल रही हो। वाह वाह वाह, ये क्या बात हुई भला? चहेती और मैं, वो भला कैसे? पहले माँ जी मेरी एक बात को मना नहीं करती थी। जब से देवरानी जी आई है ना, तब से माँ जी तो मेरी बिल्कुल ही सुनती नहीं है। मुझे ना ही संगीता बहू पसंद है और ना ही नायरा बहू तू। जब देखो झगड़ा करती रहती हो। तुम दोनों को भला कोई क्यों पसंद करेगा? अब जो मैंने बोला है वो करो, बिना बात के बहस मत करो। साधना दोनों को काम करने के लिए भेज तो देती है, लेकिन क्या फायदा? दोनों यहाँ से जाकर वहाँ लड़ाई शुरू कर देती हैं और वहाँ भी वही होता है। साधना तो अपनी दोनों बहुओं के रोज रोज के इस तमाशे से परेशान ही हो गई थी, लेकिन करती भी क्या? बहुएं तो वो खुद ही पसंद करके लाई थी ना। और उसकी दोनों बहुएं भी आए दिन बिना कुछ सोचे समझे बहस करना शुरू कर देती हैं और यही सब रोज चलता रहता है। कुछ दिनों बाद साधना की पड़ोसन घर आती है और साधना से बोलती है, अरे साधना, क्या तू भी जरा अपनी बहुओं को कुछ समझा। इतनी जोर जोर से लड़ाई करती है, बाहर तक आवाज आती है। मोहल्ले वाले तेरे बारे में 4 बातें भी करने लगे हैं। अब तो कुछ समझा उन्हें। तुझे क्या लग रहा है मैंने उन दोनों को समझाया नहीं होगा? समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन दोनों को समझ ही नहीं आता है कि कोई शर्म बची है। सुबह लड़ाई से शुरू होती है और रात भी इसी पर खत्म है। तो इन देवरानी जेठानी का बंटवारा कर देना। दोनों अलग रहेंगे तो ही लड़ाई कम होगी और ना ही घर में कोई कलेश होगा। दोनों अपने अपने हिस्से में खुश रहेंगे और तू भी शांति में रहेगी। नहीं, बंटवारा नहीं कर सकती। इनकी यही आखिरी इच्छा थी कि लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए, बंटवारा नहीं होना चाहिए। बंटवारा होने से दूरियां और बढ़ जाएगी, इसलिए ऐसे ही ठीक है। साधना ने इतना बोला ही होता है कि तब तक देवरानी जेठानी दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ते हुए वहाँ आ जाती हैं और संगीता चिल्लाते हुए बोलती है, मुझसे बिना पूछे तुम मेरे कमरे में गई कैसे? और ऊपर से मेरे सामान का भी इस्तेमाल कर रही हो। अच्छा, और तुम जो बार बार मेरे कमरे में आ जाती हो, मेरी साड़ी ले जाती हो, उसका क्या? वो याद नहीं होगा ना? पहले खुद को देखो, फिर मुझे बोलना। आप तो बढ़िया ही मुझे बोलने वाली। तुमसे तो बड़ी ही हूँ, थोड़ा तमीज से बात कर, वरना मुझे भी सबक सिखाना आता है। ये देखना तुझे मंजूर है, लेकिन इन दोनों देवरानी जेठानी का बंटवारा करना मंजूर नहीं है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? कभी भी शुरू हो जाती हो। दिखाई नहीं दे रहा है घर में पड़ोस की काकी आई है, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो लड़ाई ही करनी है ना। यही सिखाया है कि तुम दोनों को तुम्हारे घर वालों ने? बस यही आता है। पहले वहाँ लड़ाई करते थे, अब यहाँ भी शुरू कर रही हो। अरे जाओ अपने कमरे में अभी। साधना दोनों को सुनाकर वहाँ से भेज तो देती है, लेकिन क्या फायदा? पड़ोसन के आगे उसका नाम तो खराब हो ही जाता है ना। इतना होने के बाद भी साधना बंटवारा करने का नहीं सोचती है, लेकिन साधना की ये सब सोचने का क्या फायदा? दोनों देवरानी जेठानी तो बंटवारा करने का पूरा तय कर ही चुकी थी ना। ऐसे ही एक दिन नायरा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी नायरा संगीता से बोलती है, दीदी मैंने अपना खाना बना लिया है और बर्तन भी धो लिया है। अब आप अपना खाना बनाकर बर्तन धो देना, मुझसे नहीं होगा आपके लिए ये काम। एक तो आपका काम भी करो, ऊपर से आपके ताने भी सुनो। हाँ तो मुझे क्या बता रही है? मैंने तो पहले ही अपने लिए खाना बना लिया था। ऐसी ही तेरी जेठानी नहीं हूँ, तुझसे 4 कदम आगे की सोचती हूँ, इसीलिए तेरी जेठानी हूँ। बड़ी आई मेरे लिए खाना बनाने।
इतना ही है तो जो आप अभी अचार खा रही है ना वो रख दो, क्योंकि वो मैंने ही बनाया था। तेरी बनाने से क्या होता है, उसमें तो मेरा भी हाथ लगा था ना, वो मेरा भी हुआ। अच्छा ठीक है, लेकिन आपके कमरे में 2 साड़ी रखी हुई हैं जो आपने मुझसे मांगी थी, याद है ना वो? या वो भी भूल गई? वो भी दे जाना, मुझे नहीं आना आपके कमरे की तरफ। जिसको चाहिए वो आकर खुद ले जाए ना, मुझे भी नहीं पसंद है तेरे कमरे की तरफ आना। ठीक है, मैं भी नहीं आऊंगी लेने, लेकिन ये मत भूलना जेठ जी नई वाली अलमारी लाए थे ना, वो मेरे ही कमरे में रखवाई थी। फिर वो तो मेरी ही हुई ना, क्योंकि है तो वो मेरे कमरे में ना। रुको, वो तो अभी मैं इनसे बोलकर अपने कमरे में रखवा देती हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी अपना सारा सामान अपने कमरे में ही रखूंगी। आपका क्या भरोसा कब क्या ले जाओ? भरोसा तो तुम्हारा नहीं है, तुम खुद तो कुछ लाई नहीं, ससुराल का सामान ठस कर दोगी तो? इस घर में जितना हक तुम्हारा है ना, उतना ही हक मेरा भी है, कुछ मत सोचना। हाँ तो कर लो ना बंटवारा, रोक कौन रहा है? वैसे भी मुझे आपके साथ रहने का कोई शौक भी नहीं है। नायरा और संगीता के इस झगड़े को साधना देख लेती है और वहाँ आकर बोलती है, तुम दोनों को बंटवारे की जल्दी है ना? ठीक है, मैं बंटवारा कर ही देती हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लो। बंटवारे में केवल एक ही हिस्सा जेठानी का और दूसरा हिस्सा देवरानी का ही होगा। इस घर के अलावा है ही क्या जिसका आप बंटवारा करती? लेकिन ये भी सही है, आप बंटवारा कर दोगी तो कम से कम मुझे रोज रोज अपनी जेठानी जी की शक्ल तो देखनी नहीं पड़ेगी ना। हाँ, जैसे मुझे तो बड़ा शौक है ना तुम्हारी शक्ल देखने का, बंटवारे की खुशी सबसे ज्यादा मुझे है। ठीक है, फिर ऊपर वाले हिस्से पर नायरा बहू है और बीच वाले पर साधना बहू, और जो मेरे पास गहने हैं तिजोरी में वो तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेंगे। क्या माँ जी, आपके पास गहने भी हैं, लेकिन आपने तो आज तक हमें अपने गहने नहीं दिखाए। ये तो मेरे बाद आई है, इसे कुछ पता नहीं है, समझ आता है। लेकिन माँ जी, आपने तो गहनों के बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं। बताना क्या है, मैंने सोचा था तुम दोनों देवरानी जेठानी प्यार से रहोगी तो तुम दोनों को दे दूंगी, लेकिन यहाँ तो तुम दोनों मेरे घर का बंटवारा कर रही हो, तो मेरा मन नहीं है। माँ जी, बंटवारा तो मैं इसलिए करने को बोल रही थी क्योंकि परिवार बढ़ेगा तो दीदी को कोई परेशानी ना हो, बाकी तो मैं एक साथ मिलकर ही रहना चाहती हूँ। बंटवारे में क्या रखा है? लो कर लो बात, यही सोचकर तो मैं इतने दिनों से बंटवारा बंटवारा कर रही थी, वरना मुझे अपनी देवरानी से बहुत ही प्यार है। और अब तो छोटी भी खुद बोल रही है कि उसे बंटवारा नहीं चाहिए, तो क्या ही करना बंटवारा। चलो, गहनों का नाम सुनकर ही सही, लेकिन दोनों ने बंटवारा करने की बात तो मना कर दी। अब जब तक मैं हूँ तब तक गहनों के नाम से ही सही, लेकिन शांति तो बनी रहेगी। साधना की गहनों की बात सुनकर तुरंत देवरानी और जेठानी बंटवारे की बात से पलट गई और होता हुआ बंटवारा रुक गया। उसके बाद दोनों का लालच ही सही, लेकिन अब लड़ाई झगड़ा वापस नहीं होने देता। दमयंती अपनी बेटी रवीना से बात कर रही होती है और अपनी पुश्तैनी साड़ी उसे दिखाते हुए बोलती है, ये देख, हमारी पुश्तैनी साड़ी है, मुझे ये मेरी सास ने दी थी। मैंने शादी के बाद जो फंक्शन होता है ना उसमें पहनी थी, मेरी सास की साड़ी है ये। माँ, आपने ये मुझे तो पहले कभी नहीं दिखाई, अब तक कहाँ रखी थी आपने? अब तक इसलिए रखी थी, क्या करना है, आज साफ सफाई कर रही थी तो नजर पड़ गई। अच्छा, तो अब क्या काम है इसका? रख दो ना वापस ये साड़ी, आप मुझे मेरी शादी में दे देना, बहुत प्यारी लग रही है। नहीं, ये साड़ी मैंने अपनी बहू के लिए रखी है, पुश्तैनी साड़ी। अब सास की सास से मिली है, तो अब इस साड़ी का अगला नंबर तो बहू का है ना, इसलिए उसे ही दूंगी। क्या माँ, आप भी ना, अभी तक भाभी आई नहीं है और आप अभी से उनकी तरफ हो गई। अपनी बेटी को तो पूछ भी नहीं रही हो, पता नहीं तब क्या होगा जब भाभी आ जाएंगी। ऐसी बात नहीं है, अब जैसे हमारी पुश्तैनी साड़ी बहू को मिलेगी, वैसे ही तेरी शादी के बाद भी तेरी सास ने कुछ लिया होगा, उस पर तो केवल तेरा ही हक होगा ना, इसीलिए इस साड़ी पर मेरी होने वाली बहू का हक है। कोई बात नहीं, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही साड़ी चाहिए, आप ला सकती हो ना। देखो इसका कपड़ा कितना अच्छा है, इतनी पुरानी साड़ी है लेकिन अभी भी बिल्कुल नई लग रही है। हाँ, वो तो इसलिए ना क्योंकि ये जब साड़ी ली थी तब ये बहुत महंगी थी, अब तो पता नहीं कितने की आएगी। अब की साड़ी में वो बात कहाँ, पहले की चीजें काफी अच्छी होती थी। लेकिन भाभी को अगर ये साड़ी पसंद नहीं आई तो आप क्या करोगी? तब तो मुझे ही देना है ना। अब उन्हें पसंद नहीं आई तो क्या ही कर सकते हैं ना। अरे ऐसे कैसे पसंद नहीं आएगी, बहू मेरी पसंद की होगी तो उसे मेरी पसंद की चीजें भी पसंद होंगी ना। हाँ हाँ, वो तो भैया को ही पता होगा ना किसके पसंद की बहू होगी।
कुछ कहा तूने? जरा जोर से बोल, क्या बोल रही है? कुछ भी तो नहीं, मैं तो ये बोल रही हूँ, आपको बहू की इतनी आस है ना, तो बहू ले आओ ना। मैं भी अपनी भाभी के साथ थोड़ा समय बिताऊं, कोई लड़की तो देखो। दमयंती अपनी होने वाली बहू को अपनी पुश्तैनी साड़ी देने के लिए बहुत ही बेताब थी। यहाँ दमयंती अपनी बहू की आस लगाए होती है। वहाँ दमयंती का बेटा अक्षय एक अमीशा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था और उसे शादी भी कर लेता है, जिसके बाद वो अमीशा को घर लेकर आता है और अपनी माँ से मिलवाते हुए बोलता है, माँ ये अमीशा है, मेरे ऑफिस में ही काम करती थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। आप इस शादी के लिए मानती नहीं, इसलिए मजबूरी में हमें शादी करनी पड़ी। तुझे जरा सी शर्म नहीं आई? अपनी माँ के बिना ही शादी कर ली। अब क्या लेने आया है यहाँ? शादी की है तो वहीं रहता ना अपनी बीवी के साथ, माँ की क्या ही जरूरत है? माँ कैसी बातें कर रही हो? आपकी बहू को यहीं तो लेकर आऊंगा ना मैं, और कहाँ लेकर जाऊंगा? तुझे पता है कि मुझे अपनी बहू से कितनी आस थी, फिर भी मुझसे बिना पूछे शादी कर ली। तेरी बीवी होगी है, लेकिन मेरी बहू नहीं है। माँ जी, मैं समझ सकती हूँ आपको कि हमारी शादी से बहुत ठेस लगी है, लेकिन हम आपको दुख नहीं देना चाहते थे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। लो, आए हुए घंटा भर नहीं हुआ और जुबान चलाना शुरू। तू लाया है ना अपनी बीवी को, तो ले जा, जाकर इसे अपने कमरे में। मुझसे क्या बातें कर रहे हो? दमयंती इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। दमयंती को अमीशा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी होने वाली बहू से बहुत आस थी और बहू उसकी पसंद की नहीं आई थी। इसीलिए उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। लेकिन अमीशा हार नहीं मानती है और वो दमयंती का दिल जीतने की कोशिश करती है और वो अपनी पहली रसोई में बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। वहाँ सब आते हैं खाना खाने। सबको अमीशा के हाथ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद रवीना अमीशा और अपनी माँ से बोलती है, माँ, भाभी ने इतना अच्छा खाना बनाया है, आप उन्हें शगुन के तौर पर अपनी वो पुश्तैनी साड़ी दे दो। पुश्तैनी साड़ी है वो, तो ऐसे ही थोड़ी ना मैं किसी को भी उठाकर दे दूंगी। माँ, आप भी क्या बोल रही हो? वो कोई और थोड़ी ना है, आपकी ही बहू है। और आपने ही तो बोला था ना कि आप अपनी बहू को ही अपनी पुश्तैनी साड़ी दोगे, तो अब मना क्यों कर रही हो? हाँ बोला था मैंने, लेकिन ये भी तो बोला था ना कि अपनी पसंद की ही बहू लाऊंगी। लेकिन इसमें तो पता नहीं क्या जादू किया है मेरे बेटे पर, उसने इससे शादी कर ली। माँ, भाभी यही खड़ी है, आप ऐसा कैसे बोल रही हो? उन्हें बुरा लग सकता है ना। अब तो हो गई शादी, तो मुंह बनाने से क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, किसी को मेरी पड़ी ही कहाँ है। मैं मुंह बनाऊं या कुछ भी करूं, किसी को क्या फर्क पड़ता है? माँ, आप क्यों तिल का ताड़ बना रही हो? इतनी बड़ी बात नहीं है। रवीना, रहने दो। माँ जी हम दोनों से अभी नाराज हैं, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा वो मान जाएंगी। कोई बात नहीं माँ जी, जब आपका मन हो तब भी अपनी पुश्तैनी साड़ी देना। दमयंती अमीशा को ताने देती रहती है, लेकिन अमीशा दमयंती की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है और दमयंती को खुश करने में ही लगी रहती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन दमयंती अमीशा से कभी भी खुश नहीं होती है। कुछ दिनों बाद अमीशा पूरे घर की सफाई कर रही होती है। अपना कमरा साफ करने के बाद वो अपनी सास का कमरा साफ करने के लिए जाती है। वहाँ साफ सफाई करते हुए उसे पुश्तैनी साड़ी दिखती है। वो पुश्तैनी साड़ी को देख ही रही होती है कि वहाँ दमयंती आ जाती है और अमीशा को पुश्तैनी साड़ी के साथ देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, ये क्या है? तुझे मेरे कमरे में आने के लिए किसने बोला? और ये मेरी पुश्तैनी साड़ी के साथ तू क्या कर रही है? माँ जी मैं तो कमरा साफ करने आई थी, तो ये साड़ी देखी, बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए देखने लग गई। हाँ हाँ, साफ करने ही तो तू आई है घर, लेकिन मुझे अच्छे से पता है तू यहाँ करने क्या आई है। आज तो आ गई मेरी इजाजत के बिना, दोबारा कभी आगे से आ गई तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन माँ जी मैं सच में यहाँ साफ करने आई थी। महीने में एक बार तो पूरे घर की अच्छे से सफाई करनी ही चाहिए ना, इसलिए बस आई थी और कुछ नहीं। माँ जी रहने दे, अच्छे से जानती हूँ। पहले तो इस घर में आ गई और अब मेरे कमरे में भी। चल अब जा यहाँ से। जितनी भी साफ सफाई करनी होगी ना, उसके लिए रवीना है, तेरी कोई जरूरत नहीं है। दमयंती इतना बोलकर उसे अपने कमरे से निकाल देती है। दिन पर दिन निकल रहे थे, लेकिन दमयंती का गुस्सा अपनी बहू के लिए कम ही नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद रवीना की भी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। ऐसे ही एक दिन दमयंती की पड़ोसन शांति
वहाँ आती है और अमीषा से बात करते हुए बोलती है, बहू, तेरी सास दमयंती कहाँ है? मैंने उसे अपने घर बुलाया था कीर्तन में, और तुझे भी बोला था लाने को। उसने तो बताया ही होगा ना? नहीं आंटी, माँ जी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन थोड़ी देर में आती ही होंगी, यहीं पास में गई होंगी वो। तू जितनी भोली है ना, तेरी सास उतनी ही टेढ़ी है। उसने जानबूझकर नहीं बताया होगा तुझे। ये क्या बोल रही हो आप? माँ जी के दिमाग से निकल गया होगा। अरे तेरी सास को तुझसे ज्यादा जानती हूँ मैं। आए दिन तो वो तेरे बारे में बुराई करती रहती है। अभी तक तो तुझे अपनी बहू भी नहीं माना है उसने। हाँ तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल मान ही जाएंगी वो तो। तेरी सास बहुत घटिया औरत है। एक बार जो उसकी आंखों में खटक जाए, फिर तो बस उसकी शामत ही आई है। मैं तो सोचती हूँ कि तेरा क्या होगा। ज्यादा ही बोल रही हैं आप। मेरी सास बहुत ही अच्छी है और मेरा ध्यान रखने के लिए है वो यहाँ मेरे साथ। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी जितनी अपनी सास की सगी बन रही है ना, बाद में उतना ही पछताना पड़ेगा। मैंने ना ही आपसे सलाह मांगी है और ना ही चाहिए। आप मेरी माँ जी के खिलाफ कुछ मत बोलिए, ठीक है ना? अमीषा शांति को वहाँ से जाने को तो बोल देती है, लेकिन दरवाजे पर खड़ी दमयंती सारी बातें सुन लेती है और अंदर आकर अपने कमरे से अपनी पुश्तैनी साड़ी निकाल कर लाती है और अमीषा से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे। आज तक तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया और फिर भी तू किसी से मेरी बुराई ना करके मेरे लिए बोल रही थी। माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हो? आपकी थोड़ी ना कोई गलती है और मैं अपनी सास के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती। बहू, हमारी पुश्तैनी साड़ी की असल हकदार तो तू ही है, ये ले। दमयंती अपनी पुश्तैनी साड़ी अपनी बहू को दे देती है और उसके बाद कभी फिर अपनी बहू को ताने नहीं देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।